दोस्तों, इस समय भारत का पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़े कारणों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीतियां आती है। यानी कि बाकी देश के साथ किस समय किस तरह पेश आना है। लेकिन इन रुतबे और नीतियों के पीछे जो असली चेहरे हैं, उसकी तारीफ चीन भी करता है। और माहौल तो यहाँ तक बना हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी के बाद अगला देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो इस वक्त भारत का विदेश मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर जी की, जिनके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो कौन है ये जयशंकर और आखिर इतने चर्चे में क्यों है, इनके कारनामे आइए आपको बताते हैं। एक बार आपको और बता दें कि जयशंकर कोई और नहीं बल्कि इस समय के देश के विदेश मंत्री हैं। आज भले ही इस समय ये सभा सांसद हैं, लेकिन इससे पहले उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और उसके बाद भी ये इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, यह सवाल समझना जरूरी है, जिसे अगर एक लाइन में जवाब दें तो ये एस जयशंकर 2014 की सरकार से ही देश के फॉरेन अफेयर से जुड़े हुए थे। यानी वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि ये एक सरकारी नौकरी होती है। इन सबको शुरुआत से समझने के लिए आइए जानते हैं जयशंकर की पूरी कहानी। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और फिर सेंट स्टेफन यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई की जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, फिर एमफिल कर लिया और फिर पीएचडी भी कर लिया। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस समय जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता था, इसीलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन, चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। फिर उसके बाद 1981 से लेकर 1986 तक विदेश मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 के बीच वो अमेरिका में पहले भारत के सचिव रहे और उसके बाद श्रीलंका में लिटी के खिलाफ जब विरोध हो रहा था तो पीस मेंटेनेंस के लिए उन्हें ही भेजा गया। इसके बाद जब भारत लौटे तो पूर्वी यूरोप के मामले को देखते रहे। 1996 से 2000 तक टोक्यो चले गए और फिर आखिरकार दुनिया भर की भाग दौड़ करने के बाद वो भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग को देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडिया हाई कमिश्नर सिंगापुर भेज दिया गया। फिर 2009 से 2013 तक वो चीन में भारत के राजदूत रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जयशंकर ने दुनिया भर के लगभग हर वो देश में रहकर काम किया, जिसकी आज ग्लोबल टर्मिनेंस है। इसीलिए ये सभी देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपी सरकार द्वारा साइन भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में अहम भूमिका निभाया था। यानी अगर हम बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जयशंकर की ही देन है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चीन और भारत के बीच रिश्ते को मजबूत करने का जो काम किया है, उसी के बदौलत आज भी चाइना जैसा देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। ऐसा जयशंकर इसीलिए कर पाए क्योंकि वो चीन में देश के लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर का विदेश सचिव के रूप में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था और उन्होंने बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए झगड़े को खत्म करवाया था। जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर अब बात करें मोदी सरकार में आखिर जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके के मुरीद हैं। जयशंकर और मोदी की पहचान उनके पीएम बनने से पहले की है। अगर मोदी से उनकी पहली मुलाकात की बात करें तो
वो तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। 2012 में जब मोदी गुजरात के सीएम के रूप में चीन के दौरे पर थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले थे। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 2013 में ही उन्हें विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुजाता सिंह को चुना। लेकिन मोदी ने पीएम बनने के बाद सुजाता के बाद जयशंकर को ही उस पोस्ट के लिए चुना, जिसके बाद एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक प्रदेश सचिव रहे, जिसके बाद अगले टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनका आना बतौर विदेश मंत्री काफ़ी अच्छा साबित हुआ। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल शुरू किया। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया और उसके बाद श्रीलंका और भूटान का भी किया। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा करके संबंधों को नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नज़र में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाया गया और पूरी दुनिया में उसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर खुद उन देशों का दौरा करके आए और उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, उस पर कोई दखल ना दे तो बेहतर होगा। जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटाने की मदद की। अब अगर एक और पहलू की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में विदेश मंत्रालय का कोई रोल नहीं रहा। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देश नीति से जोड़कर इसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी। मोदी सरकार की विदेश नीति का परिणाम है कि एक और हम इजराइल और अफगानिस्तान दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे थे, उन दोनों के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं, तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका, रूस के साथ भी अच्छे से संबंध रखते हैं। महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे बैलेंस से चला रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इन फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सब का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एस जयशंकर ही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों तो अपनी एक बयान के कारण पूरी चीनी मीडिया में छा जाने वाले जयशंकर ने एक इंटरव्यू में सबके सामने यह बात साफ कह दी कि पश्चिमी देश की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी नहीं है। इस बयान को देने के बाद ही उनके बारे में और उनकी नीतियों का बखान करते बड़े बड़े आर्टिकल चाइनीज मीडिया ने छापी। अपने इसी क्लियर और अटैकिंग रवैये के कारण आज जयशंकर ने अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका एग्जाम्पल यह है कि जिस पोखरण को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से छुपकर एक मिशन के तौर पर इसे पूरा किया गया, आज वही भारत पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग देता है और पूरी दुनिया उसे कुछ नहीं कह पाती है, भले ही वो एक मिसाइल टेस्टिंग क्यों ना हो। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। यही कारण है कि आज इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले सालों में अगर देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो शायद भारत की तस्वीर और भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद।